Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की. वी हैव ऑलरेडी डन वीबीटी. हमें पता है वीबीटी में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है. हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब पेयरिंग करानी है, कब नहीं करानी, हमारा लॉजिक क्या बोलता है और हमें किन किन चीज़ों में एक्चुअली पेयरिंग के बारे में सोचना है. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल दैट. आज की वीडियो में हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की इंट्रोडक्शन करेंगे एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में टेक्निकलिटीज में घुसेंगे, उसमें और डीपर घुसेंगे कि भाई चलता क्या क्या है, एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी. फिर एक वीडियो आएगी मैग्नेटिक मोमेंट पे, वो भी देख लेना. अच्छा, आज की वीडियो में ऐसा हो सकता है, डिस्क्लेमर, कि हो सकता है कि मुझे ये वीडियो 2 पार्ट में स्प्लिट करनी पड़े. मैं दोनों पार्ट्स डालूंगी आज में ही. मतलब अभी एक डाल दूंगी, एक शाम में डाल दूंगी, ऐसे वाला, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं तो वो मुझे लंबी वीडियो रिकॉर्ड करने नहीं दे रहा. ठीक है, बहुत टेक्निकलिटीज है, घुसना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा क्यों कर रहा है वो ऐसा, फिर उसको ठीक करना पड़ेगा और फिर वीडियो बनानी पड़ेगी. इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा. इससे अच्छा पहले वीडियो बना लो, 10-10 15-15 मिनट की जो भी बनती है, तो वो मैं पार्ट्स के उसमें डाल दूंगी. आज ही सारी डल जाएंगे पार्ट्स इफ इट हैपेंस. अगर पूरा रिकॉर्ड हो रहा है तो वेरी गुड. ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो जहाँ पे छूटेगा वो नेक्स्ट वीडियो में वहीं से पिकअप होगा. स्टार्ट करें. एक सेकेंड, लेट मी जस्ट मेक दिस वर्क. ओके, लेट्स गो. ओके, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल की बात हुई. मतलब इसमें ये बोला गया कि जो मेटल है और जो लिगेंड्स है उनमें आयनिक बॉन्ड की बात है. जब हमने वीबीटी की बात करी थी तो हमने कोवेलेंट गेम देखी थी, है ना. जब हमने बात करी थी कि भाई ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, उसकी वजह से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की पहले बात करी थी कि मेटल के ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं. फिर वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं वो लिगेंड के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करते हैं और इसी तरीके से लिगेंड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है लिगेंड और मेटल के बीच में. यहाँ पे ये सब बातें नहीं है. सीएफटी कह रहा है कि हम लोग आयनिक उससे अप्रोच करेंगे. मतलब आयनिक मॉडल है जिसमें मेटल आयन है विच इज अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, और लिगेंड जो है उसने बोला या तो वो नेगेटिवली चार्ज आयन होगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी, जैसे H2O लिगेंड, एक्वा लिगेंड या NH3 लिगेंड, अमीन लिगेंड, उनके बारे में बात करिए. तो इसने बोला है कि जो लिगेंड्स हैं अगर वो नेगेटिवली चार्ज हैं तो हम उनको पॉइंट चार्जेस कहेंगे, और अगर वो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीशीज हैं, तो हम उनको पॉइंट डायपोल्स कहेंगे. तो अभी हम नेमिंग की बात कर रहे हैं कि सीएफटी का मॉडल वीबीटी से अलग क्यों है. वीबीटी में पूरी कहानी कोवेलेंट की थी. वहां पे हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात करी, वहां पे हमने लिगेंड और मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करी. लेकिन यहाँ पे हम वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, वो हाइब्रिडाइजेशन सब छोड़ देते हैं. ये एक अलग थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पे जो ये कहती है कि कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, आयनिक है. मेटल पॉजिटिवली चार्ज आयन्स है और लिगेंड जो है अगर वो नेगेटिवली चार्ज आयन्स है तो उनको पॉइंट चार्जेस कहेंगे, और अगर वो न्यूट्रल हैं तो उनको हम पॉइंट डायपोल्स कहेंगे. मेटल आयन को टेस्ट चार्ज कहेंगे, ये पॉइंट चार्ज या पॉइंट डायपोल्स होगा. ये नेमिंग है. मेटल पॉजिटिवली चार्ज है, लिगेंड या तो नेगेटिव होगा या तो न्यूट्रल होगा, पर न्यूट्रल होगा तो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, मतलब उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब क्योंकि हम सीएफटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो लिगेंड और मेटल पास क्यों आएंगे. मतलब लिगेंड जो है वो मेटल के पास क्यों आएंगे, क्योंकि मेटल पॉजिटिवली चार्ज है, लिगेंड जो है वो या तो नेगेटिवली चार्ज है या तो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए वो उसके पास आएगा ड्यू टू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. तो भैया असर्शन रीजन बाद में मैं क्वेश्चंस डालूंगी, वहां पे समझना पड़ेगा इन चीजों को कि पास ही क्यों आया. पास इसलिए आया क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. पर मेटल आयन में भी तो इलेक्ट्रॉन्स है ना. जैसे Fe2+ आयन जो है वो 3d6 होता है, तो d6 है ना, इलेक्ट्रॉन्स 6 है ना उसमें. तो जो मेटल आयन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड, लिगेंड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीशीज. इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डेंस, इनके बीच में आपस में क्या होगा, रिपल्शन. तो लिगेंड्स मेटल के पास ही क्यों आ रहे हैं, रिपल्शन भी तो है. लेकिन पहले हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि पास तो वो मेटल की वजह से आ रहा है जो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्ट वो उसके चार्ज की वजह से हो रहा है. जब वो पास आया तो समझ आया कि अरे इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर और हम नेगेटिवली चार्ज है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपेल होने लगेंगे. तो पहले अगर लिगेंड पास आ रहा है तो वो अट्रैक्शन की वजह से है, बट मेटल आयन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें एंड लिगेंड्स में रिपल्शन होगी. इलेक्ट्रॉन्स एंड लिगेंड्स में
रिपल्शन होगी। नाउ जब कोई लिगेंड आसपास नहीं है, सिर्फ मेटल आयन पड़ी है, तब उस मेटल आयन के 5d ऑर्बिटल्स होंगे, चाहे 3d के 5 ले लो, चाहे 4d के, चाहे 5d के 5d ऑर्बिटल्स होंगे। dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये 5 है। और ये पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, मतलब इनकी एनर्जी सेम है, इक्वल एनर्जी के हैं, तभी उनको एक लेवल पे रखते हैं। इनमें से बेटा आपको याद है ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड को कौन से ऑर्बिटल्स कहते हैं? नॉन एक्सियल। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर जो होते हैं, ये एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। ये अलोंग दी एक्सिस होते हैं, ये इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं, एंड ये पांचों की एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती है। तो जब कोई लिगेंड आसपास है ही नहीं, तो पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी होगी। गुड। अब लिगेंड्स पास आने लगेंगे, ठीक है। लिगेंड पास आए क्यों? रिपल्शन है। रिपल्शन तो बाद में फील हुई, पहले तो मेटल पे पॉजिटिवली चार्ज चीज है, मेटल मेटल आयन है, और लिगेंड्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है या वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो पास तो आए अट्रैक्शन की वजह से। पर जब वो पास आए तो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, उनको लगेगा भाई ये तो कुछ नेगेटिवली चार्ज या कोई इलेक्ट्रॉन डेंस चीज पास आ रही है, भाई रिपल्शन। और रिपल्शन जब चीज़ों में होती है तो वो स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं? जब किन्हीं दो चीज़ों में रिपल्शन होती है तो वो स्टेबल होते हैं या वो अनस्टेबल होते हैं? वो अनस्टेबल होते हैं। और अगर चीज़ें अनस्टेबल होती हैं तो एनर्जी बढ़ती है या घटती है? एनर्जी बढ़ती है। तो ये जो 5d ऑर्बिटल्स है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी ग्राउंड स्टेट से। क्यों बढ़ी? क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपल्शन फेस कर रहे हैं। तो व्हेन देर आर नो लिगेंड्स अराउंड, तो एक पर्टिकुलर एनर्जी विच इज द ग्राउंड स्टेट, उस पे ये पांचों डी ऑर्बिटल्स एक एनर्जी पे बैठे हैं। जब लिगेंड्स पास आए तो सबको लगा भाई कोई इलेक्ट्रॉन रिच चीज पास आ रही है, रिपल्शन। इन अनस्टेबल हुए तो एनर्जी बढ़ी। जब लिगेंड्स पास आने लगे तो क्योंकि सबको लग रहा है कि वो पास आ रहे हैं, तो सबकी एनर्जी बढ़ गई। इसीलिए आप देखोगे जब आप एनर्जी डायग्राम पढ़ते हो तो पहले वो ग्राउंड स्टेट देता है, फिर पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ाता है। जब हमें ये पता चलता है कि लिगेंड्स अभी पास आ रहे हैं कहीं दूर से, तो पांचों का रिपल्शन, पांचों ऑर्बिटल्स की, उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ती है। तो अभी भी ये डीजनरेट ही रहे, अभी भी पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में इक्वल है, पर ओवरऑल एनर्जी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि लिगेंड्स के साथ उनका रिपल्शन चलेगा, उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो व्हेन देयर आर नो लिगेंड्स अराउंड, तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं ग्राउंड स्टेट पे, लिगेंड्स दूर से पास आ रहे हैं, तो पांचों की एनर्जी बढ़ गई। अब मेरी एक कहानी समझो, सुनो एक कहानी सुनो। कहानी ये है कि मानो तुम 5 दोस्त खड़े हो, ठीक है, आराम से अपना चिल कर रहे हो, पांचों इक्वल एनर्जी पे खड़े हो, हा ही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में। दूर से 6 लोग बहुत गुस्से में चलते आ रहे हैं, और तुम पांचों को लग रहा है कि ये मारने आ रहे हैं, ये लड़ाई करने आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ है, ये लोग बहुत नेगेटिव एनर्जी के साथ सामने आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम। तो तुम्हें भी एकदम से अंदर से एनर्जी बढ़ेगी, शिट कोई लड़ने आ रहा है, कोई लड़ने आ रहा है, कोई लड़ने आ रहा है, प्रिपेयर, कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत। तुम सबकी एनर्जी बढ़ गई, तुम्हें नहीं पता किससे लड़ने आ रहे हैं, तुम्हें बस दूर से 5-6 लोग आते हुए दिख रहे हैं, तुम लग रहा है गए भैया, लड़ाई चल रही है, चलो चलो चलो, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, सबकी एनर्जी बढ़ी। तुम लोग अभी पांचों सेम लेवल पे थे, ग्राउंड स्टेट पे, सबकी एनर्जी बढ़ी, क्योंकि अभी तुम्हें पता ही नहीं किसकी तरफ आ रहे हैं, तुम्हें लग रहा है 6 लोग आ रहे हैं भैया, रेडी हो जाओ, कुछ तो बहसबाजी होने वाली है, कुछ तो लड़ाई होने वाली है। पांचों की एनर्जी बढ़ी। जब वो और पास आए, तो अगर वो तुम पांचों में से किसी 2 से लड़ने आए, ठीक, तो बाकी 3 थोड़ा तो रिलीफ होंगे। हमारे लिए नहीं था, तब पार्टिसिपेट तो करा ना तुमने भी, पर तुम्हें थोड़ा सा तो रिलीफ मिलेगा। तुम ग्राउंड स्टेट पे वापस नहीं जाओगे, पर ये जो तुम इतने एक्साइट हुए थे, ये तुम 5 लोग, 1 2 3 4 5, और तुम्हें पता है ये 4 और 5 के लिए वो 6 लोग जब बहुत पास आ गए, तब तुमने रियलाइज करा कि अरे अरे वो तो इनकी डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो तुम थोड़ा सा रिलीफ होगा तुम्हें, थोड़ी सी तुम्हारी एनर्जी कम होगी, थोड़े से तुम स्टेबल होगे, पर तुम ग्राउंड स्टेट जितने स्टेबल नहीं हुए अभी। कुछ तो वो है ना, वो एनर्जी रहेगी ना कि भाई कोई लड़ने आ रहा है, कोई बहस होगी, कुछ तो होगा।
तो तुम्हारी एनर्जी पहले पांचों की बढ़ी, पर क्योंकि वो इन दोनों के पास ज्यादा आ रहे थे तो तुम्हारी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई, थोड़ी सी एनर्जी कम हुई। और क्योंकि वो इन दोनों के एकदम पास आ गए तो इनकी एनर्जी और बढ़ गई कि बहस करनी है, कुछ होने वाला, कुछ होने वाला है, राइट। तो तुम पांचों जो एक ही एनर्जी पे थे, वो बेस्ड ऑन द रिएक्शन, बेस्ड ऑन किधर आ रहे हैं, तुम्हारे रिएक्शन की वजह से थोड़ा सा तुम्हारी एनर्जी में फर्क आया। दैट इज स्प्लिटिंग। तुम सब डीजनरेट लेवल पे थे, तुम सब एक ही एनर्जी पे थे। जब तुम्हारे पास कोई नहीं आ रहा था, तुम पांचों खड़े थे, एक ही एनर्जी पे थे। जब सामने से 6 लोग आने लगे, तुम पांचों को लगा पता नहीं किसके लिए आ रहे हैं, कुछ तो बहस हो रही है, चिड़चिड़ करते हुए आ रहे हैं, तुम पांचों की एनर्जी उठी बिकॉज ऑफ द नेगेटिव नेगेटिव वाला रिपल्शन, पांचों की उठी। फिर वो दो की तरफ आ रहे थे, तो थीम थोड़ा सा तो रिलैक्स हुए, थोड़ी सी तो स्टेबिलिटी आई, मोमेंटरी स्टेबिलिटी तो आई। ऐसा ही ऑर्बिटल्स में होता है। अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो इन दो की तरफ से है या तो वो इन तीन के आसपास है। जब वो इन तीन के आसपास आएंगे तो मैं यहाँ स्प्लिट कर रही हूँ, तब इन तीन की एनर्जी बढ़ जाएगी और इन दो की कम हो जाएगी। यही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है। सेम यही चीज उस मेटल आयन के अंदर हो रही है। 5 ऑर्बिटल्स हैं, डीजनरेट हैं, ग्राउंड स्टेट में, दूर से लिगेंड आते हुए दिख रहे हैं। पांचों को लग रहा है उनके लिए आ रहे हैं, पांचों को वो रिपल्शन फील हो रही है क्योंकि लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन्स है ऑर्बिटल्स में, पांचों की एनर्जी उठ रही है। ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड में हो रहा है। जब वो दूर से आ रहे हैं तो हमें पता नहीं है ना किसकी तरफ आ रहे हैं, तो सबके लिए इक्वल ही है, तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, सबके लिए सिमिलर है, तो सबकी एनर्जी उठी। फिर वो किसी दो के लिए आ रहे थे तो उनकी एनर्जी और उठी और बाकी तीन की थोड़ी सी बैठ गई, पर वो अभी भी ग्राउंड स्टेट पे नहीं आए, वो अभी भी इससे तो ऊपर ही एनर्जी पे चल रहे हैं। ये स्प्लिटिंग है। तो अगर वो दो की तरफ लिगेंड्स आ रहे हैं ज्यादा और ऐसे स्प्लिटिंग हुई कि तीन नीचे दो ऊपर, तो ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होती है जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होती है। और अगर वो तीन की एनर्जी थोड़ी ऊपर हुई और दो की थोड़ी नीचे हुई कि वो तीन के आसपास से आ रहे थे, तो ये टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होती है। ठीक, क्या बातें याद रखनी है? लिगेंड्स पास आए ही क्यों? क्योंकि मेटल पॉजिटिवली चार्ज्ड है। हम यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड की, तो हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है। टेस्ट चार्ज मेटल आयन, पॉइंट चार्ज नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, या फिर पॉइंट डाइपोल्स अगर वो न्यूट्रल है बट वो इलेक्ट्रॉन डेंस है। पास आए बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, बट जब पास आए तो जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है उनको वो रिपल्शन फील हुई कि भाई कोई नेगेटिव पास आ रहा है, तो पहले तो सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ी। फिर डिपेंडिंग ऑन किसके पास आ रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन किसके पास आ रहे हैं उसकी स्प्लिटिंग हुई। दो तरह की स्प्लिटिंग होती है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग जब दो ऑर्बिटल्स dx² - y² एंड dz² उनके आसपास से लिगेंड आ रहे हो, उनके ज्यादा पास लिगेंड आ जाए तो उनको ज्यादा एनर्जी मिलती है, मतलब वो ज्यादा रिपेल करते हैं तो उनकी एनर्जी और बढ़ जाती है, जबकि वो नॉन एक्सियल वालों की एनर्जी उतनी नहीं बढ़ती। तो ऐसी स्प्लिटिंग होती है। ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है जिसमें dx² - y² और dz² की एनर्जी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि उनकी तरफ लिगेंड आए थे ज्यादा, तो उनको रिपल्शन ज्यादा मिला, इनको कंपैरेटिवली कम रिपल्शन मिला, तो dxy dyz और dzx की एनर्जी नीचे हो जाती है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इन नॉन एक्सियल के आसपास से लिगेंड ज्यादा आते हैं, तो इनको वो रिपल्शन ज्यादा फील होता है इवेंचुअली, और ये इनकी एनर्जी ऊपर चली जाती है, और एक्सियल वाले dx² - y² और dz² की एनर्जी नीचे चली जाती है, जिसको हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। तो देखो, इनिशियल गेम दोबारा रिकॉल करा रही हूँ। इनिशियल गेम क्या है? इनिशियली मेटल आयन के पांचों ग्राउंड स्टेट में थे ऑर्बिटल्स एंड डीजनरेट ऑर्बिटल्स थे। लिगेंड्स के आने से एकदम से स्प्लिटिंग नहीं हुई क्योंकि लिगेंड दूर से आ रहा है ना पहले, तो सबकी एनर्जी बढ़ी, दे आर स्टिल डीजनरेट। सो इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिगेंड की वजह से आ रही है, जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, जो इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीशीज पास आ रही है, उसकी वजह से सबकी एनर्जी बढ़ी, सो दे आर स्टिल डीजनरेट। बट जब वो लिगेंड्स और पास आए तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो एक्सियल ऑर्बिटल्स की तरफ से आ रहे हो, तो जब वो एक्सियल ऑर्बिटल्स dx² - y² और dz² की तरफ से आ रहे होंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और बाकी तीन थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे, थोड़ा सा सांस लेंगे, अभी भी ग्राउंड स्टेट से ऊपर है। और जब वो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स के आसपास से आ रहे होंगे तो इनकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जबकि एक्सियल वाले थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। अगेन
क्या वो उतना रिलैक्स होंगे जितना वो ग्राउंड स्टेट पे थे? नहीं। तो ये है ऑक्टाहेड्रल और ये है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वजह से पूरा डायग्राम बनता है, वो ऐसा दिखता है। अगेन लिगेंड्स दूर से आ रहे हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी भी ऑर्बिटल्स डीजनरेट होंगे, स्प्लिटिंग बाद में होगी जब लिगेंड्स और पास आएंगे। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को डिटेल में करें। आई थिंक ये बंद होने वाला है, तो आई एम गोना स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग, आई एम गोना स्टार्ट अगेन। crystal field splitting in octahedral complexes की next video coming up. See you.